हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो मैराथन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें कई जो टॉपिक है उन सबको इसमें हमने समाहित किया हुआ है, जैसे परिवार है, जानवर है, जीव है, त्योहार है, आश्रय और चित्रकारी की मैराथन है दोस्तों। और इसमें इससे रिलेटेड कई प्रश्न 2011 से लेकर के 2023 तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये जो सुपरफास्ट आपका रिवीजन रहने वाला है, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन लाइव जुड़ने की कोशिश करें दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट की, जिसमें से आपका पहला टॉपिक क्या है? परिवार। परिवार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। परिवार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, परिवार जो होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पे कौन सा परिवार होता है आपका? एकल परिवार होता है। कौन सा? एकल होता है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका? संयुक्त परिवार। कौन सा? संयुक्त परिवार। अब इन परिवारों में क्या कैसे कैसे लोग रहते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं दोस्तों एकल परिवार की। एकल परिवार में माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई हो, यानी अविवाहित बच्चे रहते हैं। माता पिता और अविवाहित बच्चे रहेंगे, तो ये वाला परिवार क्या कहलाएगा? आपका एकल परिवार कहलाएगा। जबकि बात करते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार की, इसमें क्या होता है? सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, बुआ। अगर कुंवारी है तो शादी के बाद उसका एक अलग परिवार हो जाता है, माँ बाप और बच्चे होते हैं। या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये संयुक्त परिवार का हिस्सा होते हैं। बात करते हैं संयुक्त परिवार की। इसमें क्या होता है? संयुक्त परिवार में जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है वो उस परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है। और कोई भी कार्य अगर आप करोगे तो पहले जो भी आपसे बड़े हैं उनकी इजाजत आपको लेनी पड़ेगी। एकल परिवार में क्या होता है? व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। बट इसमें जो है संयुक्त परिवार में स्वतंत्र नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 और 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। यानी आप पर्यावरण पढ़ाते हो, कक्षा 3 से लेकर के 5 तक पढ़ाते हो, और उसमें कितने थीम है ये आपको बताना है। कुल थीम आपके कितने हैं? कुल थीम है दोस्तों आपके 6। कितने थीम है? 6 थीम है। और 6 थीम दोस्तों कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला परिवार है, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा है। और 6वीं थीम कौन सी है? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं या सीखते हैं, ये भी आ जाता है। ये तो बात हो गई दोस्तों थीम की। अब 6 थीम है तो उप थीम कितनी है? उप थीम। उप थीम आपकी कितनी है? उप थीम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आपकी जो उप थीम है, उप थीम कितनी है आपकी? 4 है। अब आप कहोगे 4 कौन कौन सी है? ये आपके परिवार के अंडर में आती हैं। तो बात करते हैं पहली थीम की। पहली थीम क्या है? पहली थीम का नाम क्या है? संबंध। क्या नाम है? संबंध। पहली थीम क्या है? संबंध है। बात करते हैं दोस्तों दूसरी थीम की। दूसरी थीम क्या है? कार्य। क्या है? कार्य। बात करते हैं तीसरी थीम की। तीसरी थीम क्या है? खेल। क्या है? खेल। बात करते हैं दोस्तों चौथी थीम की। और चौथी थीम क्या है? जानवर। जानवर या पौधे, पक्षी, जो भी है सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपकी 4 उप थीम है। उप थीम कितनी है? उप थीम 4 होती हैं। और जो थीम है वो कितनी होती है? 6। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरीसृप, कीट, पक्षी, यानी जो स्तनधारी होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। सबसे पहले स्तनधारी की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? जो पक्षी या कीट जो दूध पिलाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब ये भी मैंने आपको बताया। क्या कौन होते हैं? जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। यानी बाहर जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही इनके शरीर में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मनुष्य, क्या मनुष्य में परिवर्तन होता है? नहीं होता। गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली, ये सब क्या है? ये क्या है? आपके स्तनधारी जीव है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सरीसृप की। तो सरीसृप में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सांप आता है, छिपकली आती है, कछुआ आता है, घड़ियाल और मगरमच्छ, ये सारे किस में आते हैं? सरीसृप में
आते हैं। एक और आता है जिसका नाम क्या है, केचुआ। क्या है, केचुआ भी किसमें आता है, सरीसृप प्रजाति में आता है। अब बात आती है ये प्रजाति करती क्या है। ये प्रजाति जो होते हैं, यानी इस प्रजाति के जो प्राणी होते हैं वो धरती पर कैसे चलते हैं, सरक कर चलते हैं। कैसे चलेंगे, सरक सरक के चलेंगे, रेंग रेंग कर चलते हैं। यह हवा में सांस लेने वाले रीढ़ की हड्डी यानी त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। इनके कोई क्या होता है, ये सांस जो है मुंह से नाक से नहीं लेते, ये कहां से लेते हैं, त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी पता होना चाहिए, जो सांप है, और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कीट के बारे में, इंसेक्ट के बारे में। कीटों के प्रमुख उदाहरण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई किसको क्या किसे कहते हैं, मक्खी को कहते हैं। मॉस्किटो किसे कहते हैं, मच्छर को कहते हैं। हनी बी किसे कहते हैं, मधुमक्खी को कहते हैं। बटरफ्लाई किसे कहते हैं, तितली को कहते हैं। एंट किसे कहते हैं, चींटी को कहते हैं। और अर्थवर्म किसे कहते हैं, केचुए को कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी नाम दे देता है सीटेट में, तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों जानवर की, जानवर पे चर्चा करते हैं। जानवर यानी एनिमल। एनिमल की जब बात करते हैं तो जानवरों के सबसे ऊपर हम पहले खाल की बात करते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है, यानी हर प्रकार कई टाइप के जानवर होते हैं, उनकी जो खाल होती है, खाल पे जो डिजाइन होती है, वह उनके बालों के रंग के कारण होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी उसकी जो खाल पे कलर होगा, उनके बालों के कलर के कारण ऐसा होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। यानी जो दिन में जागते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर सभी रंगों को देख नहीं सकते, कुछ को ही देख सकते हैं। और रात में जागने वाले जानवर हमेशा सफेद और काली चीज ही देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। जो रात में जागते होंगे, जैसे कौन, चमगादड़ हो गया आपका, ये सारे क्या है, रात में जागते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। जैसे कि 6 महीने क्या होता है, ये विलुप्त हो जाती हैं और 6 महीने आ जाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, ये सीटेट में कई बार पूछा गया है ये वाला पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की क्या शक्ति होती है। ठीक है, वो भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी क्या होती है, एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होंगे, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी वे जानवर जिनके कान क्या बाहर होंगे, यानी आपको कान दिखाई देंगे और उनके शरीर पर क्या होंगे, बाल होंगे, वो क्या बच्चे को जन्म देते हैं। बट जिन जानवरों के बाहर कान नहीं होंगे, शरीर पर बाल नहीं होंगे, वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। स्तनधारियों की विशेषता, इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। यानी क्या, स्तनधारी की क्या विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाएंगे और इनके जो कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। उनका नाम क्या है, मेलिनिया है, इनकस है और स्टेपिस है। ठीक है, ये सबसे छोटी अस्थि होती है। का पाया जाना क्या है, प्रमुख है। बात करते हैं आगे की, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी जानवर वर्ग, सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जितने भी स्तनधारी वर्ग होता है वो सभी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वो क्या, अंडे देते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाथी भी जानवर है। इसको क्या बोलते हैं, विरासत पशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरासत पशु कहा जाता है। विरासत पशु किसे कहते हैं, हाथी को ही कहते हैं। को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। जब ये कान को पीछे रखते हैं तो इनको आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। जानवरों के कान आकार और सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जितने ज्यादा बड़े कान होंगे उतने ही वो क्या है, ज्यादा सुन सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ जानवरों की नींद के बारे में। ये भी पूछा गया है। जैसे गाय की बात करें तो ये 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है और जिराफ 2 घंटे सोता है
और बिल्ली कितने घंटे सोती है? 12 घंटे सोती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्लॉथ की। स्लॉथ क्या है? स्लॉथ तो सीटेट का फेवरेट टॉपिक में से एक है। स्लॉथ तो पूछा जाता ही जाता है। स्लॉथ के बारे में जब दोस्तों बात करते हैं तो स्लॉथ के बारे में पहली बात क्या होती है? ये भालू जैसा दिखता है परंतु ये भालू नहीं है। भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिखने भालू की तरह होता है परंतु यह भालू से क्या अलग होता है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर आराम से सोता है, यानी पेड़ से लटक जाएगा भैया, कोई टेंशन नहीं है, उल्टा सोएगा। और ये इसकी जो आयु होती है वो कितने वर्ष होती है? 40 वर्ष होती है। और 40 वर्ष में केवल वह 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। और यह सप्ताह में एक बार शौच यानी मलमूत्र के लिए एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, एक बार पेड़ से नीचे जरूर उतरता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। और एक बात और, जो स्लॉथ होता है यह एक क्या है? अच्छा तैराक भी है। क्या है? अच्छा तैराक। इसको अच्छा तैराक भी कहा जाता है। यह भी आपको क्या ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बाघ। बाघ की बात करते हैं दोस्तों, टाइगर की। ठीक है, बाघ अंधेरे में हमसे यानी किसी मनुष्य से, मानव से 6 गुना अधिक देख सकता है। कैसे? क्योंकि बाघ की टांग कितनी होती है? 4 होती हैं, 2 आंखें होती हैं। तो कितने गुना देखेगा? दोनों को जोड़ देंगे तो 6 गुना देखेगा। और 4 गुना कौन कौन देखता है? जैसे कि आपका गिद्ध हो गया ये, और चील हो गई। ये क्या है? 4 गुना ज्यादा देख सकती हैं मनुष्य से। क्यों? क्योंकि इनकी 2 क्या टांगे होती हैं और 2 ही आंख होती हैं, तो ये 4 गुना देख सकती हैं। कहते हैं बाघ की जो मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो मूंछें होंगी हवा के द्वारा कंपन करती हैं और ये शिकार का पता लगा लेते हैं। बाघ अपने इलाके की पहचान कैसे करता है? मूत्र की गंध से करता है। जैसे कोई भी जानवर इनके इलाके में आके मूत्र कर जाएगा तो ये पहचान लेंगे कि ये कोई हमारी प्रजाति का नहीं है, कोई दूसरा ही बाघ है। ठीक है, ये भी कर लेगा। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज क्या है? बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। बाघ का जो गुर्राना होता है, जो गुर्राता बाघ यानी जो आवाज निकालता है, वह 3 किलोमीटर दूर तक आदमी जो है सुन सकता है। बाघ के दोनों कान, जो बाघ होता है उसके दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। यानी उसके जो कान होते हैं इधर उधर घूम भी जाते हैं, मतलब वैसे नहीं घूमते कि राउंड पूरे हो जाए। आवाज सुनने के लिए, इधर किसकी आवाज आ रही है, उधर किसकी आवाज आ रही है, सबकी आवाज सुनने के लिए क्या घूम जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों बाघ की। बाघ हवा से, पत्तियों के हिलने से, शिकार की झाड़ियों में हिलने से, जब कोई शिकार है और वो झाड़ियों में फंसा और झाड़ियां हिल जाए तो उससे की आवाज से में भी वह क्या अंतर कर लेता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। और हाँ, एक बात और आपको बताना है कमेंट करके कि बाघ दिवस कब मनाते हैं। बाघ दिवस जो है कब मनाते हैं, मैं आपको बता दूं, ये कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं बाघ दिवस। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों एलिफेंट की। एलिफेंट से भी प्रश्न पूछा जाता है, हाथी से। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, इसके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। हाथी के कान जो होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन होता है। यानी 3 महीने तक के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। एक जो बड़ा हाथी होता है यानी जो वयस्क होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम तक या उससे ज्यादा थोड़ा बहुत पत्तियां या झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही वह आराम करता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई हाथी मुसीबत में फंसा है, गिर गया है, तो वो एक दूसरे की क्या मदद करते हैं। झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है
वो पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है, वही क्या फैसले लेती है। 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, यानी 14 से 15 साल तक का बच्चा झुंड में रहेगा, और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या होगा, उस समूह को छोड़ देता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लंगूर की। लंगूर की बात करते हैं दोस्तों। लंगूर, जंगल में पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है, यानी जब उसके पास कोई मुसीबत आएगी तो वो अलग ही प्रकार की आवाज निकालेगा और अपने साथियों को संदेश देता है कि उन्हें क्या है, चौकन्ना रहना है। उन्हें क्या रहना है, चौकन्ना रहना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। कुत्ते की बात करते हैं, डॉग की बात करते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटियां होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी कुत्ता जब किसी दूसरे कुत्ते की गली में आ जाता है तो वो भौंकता है, तो इनकी भी क्या होती है, इलाके बटे होते हैं, गलियां बटी होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से पहचान कर लेता है। क्या कर लेता है, पहचान कर लेता है, जान नहीं पहचान कर लेता है, पहचान कर लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं, देखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। और हाँ, इसको भी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मगरमच्छ की। मगरमच्छ छोटे छेद, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते, यानी कोई भी मानव इन्हें आसानी से देख नहीं सकता, बट छोटे कान जरूर होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के कान देखे, बस छोटा सा छेद होता है। मछलियां खतरों की चेतावनी को एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं, यानी बिजली ऐसे तरंगों से क्या है, वे एक दूसरे को खतरे की क्या है, चेतावनी दे देती हैं। डॉल्फिन मछली की बात करें, यह भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा क्या है, बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते रहते हैं तो ये क्या करते हैं, दांतों से दांतों को कुतरते रहते हैं, जिससे क्या होता है, इनके दांत बड़े नहीं होते हैं। अगर ये कुतरेंगे नहीं तो इनके दांत जो हैं बढ़ जाएंगे और जबड़ा इनका फट जाएगा। ठीक है, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या है, घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने काटने का काम करते हैं। बात करते हैं गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास नहीं, घास क्या, घास चबाने के लिए होते हैं। वो क्या करते हैं, ज्यादातर घास चबाते हैं। बात करते हैं दोस्तों सांप की, स्नेक की बात करते हैं दोस्तों। स्नेक जो है, भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, नाग, करैत, अफाई और दुबोइया, ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, इनके नाम नाग, करैत, दुबोइया और अफाई है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके जो 2 खोखले दांत होते हैं वह उनमें से होकर के जहर को क्या कर देता है, दांतों में से होकर व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देता है। और इस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है, जो कि सांप के ही जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं, निगल कर क्या करता है, निगल जाता है पूरा। सांप के बाहरी कान नहीं होते, यानी सांप के कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन से ही क्या है, महसूस कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सफेरों को, यानी जो सफेरों के डांस होते हैं, सफेरों के डांस, उसको क्या बोलते हैं, कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच क्या होता है, सांप नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए सांप को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसान का मित्र कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन की जो ध्वनि होती है उसमें से जो कंपन उत्पन्न होता है उस पर अपना क्या है, सिर हिलाते हैं, जिससे लोग क्या कहते हैं कि ये नाच रहे हैं। कालबेलिया जाति के
रोशननाथ जी ने अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे अपनी आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केचुए की। केचुए की बात करते हैं, अर्थवर्म की। इसमें आपसे कहा गया है केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों में से हवा और पानी मिल जाता है और जिससे क्या होता है, फसल उपजाऊ हो जाती है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन क्या होती है, उपजाऊ होती है। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है और सांप को भी कहा जाता है। मैंने बार बार आपको बता रहा हूं। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं, या क्या केचुआ पालन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों चींटियां की, एंट की। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों को काम बांटा बटा रहता है, यानी हर चींटी को क्या है, काम बटा रहता है। जैसे कि रानी चींटी जो होगी वो क्या है, अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लेके आती हैं, यानी प्रत्येक चींटी का जो है काम बटा होता है, किस चींटी को क्या काम करना है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। पहरेदार यानी जो सिपाही चींटी जो होती है। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में क्या करती हैं, जमा करती हैं। सामाजिक कीट जैसे दीमक, ततैया, मधुमक्खियां और चींटियां होते हैं, ये क्या होते हैं, सामाजिक कीट होते हैं। ठीक है, बात करते हैं मगरमच्छ की दोस्तों। मगरमच्छ की बात, सॉरी, मच्छर की बात करते हैं दोस्तों। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं और हमारा खून पी जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर कहाँ, पानी में अंडे देते हैं। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों द्वारा ही फैलती है। ठीक है, रेशम के कीड़े की बात करें दोस्तों। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर तक की गंध से क्या होता है, पहचान लेता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों चूहे की। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, यानी चूहे की जो देखने की दृष्टि होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है। बात करते हैं दोस्तों पक्षी के बारे में। पक्षी यानी बर्ड। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। और अब आपको यह बताना है कि कोयल जो होती है वो कोयल के घोंसले में अंडे देती है, कोयल कोई अपना अलग घोंसला नहीं बनाती। जब अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर या पानी में। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है, यानी आंखों जो होती हैं वो उनके सिर की तुलना में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। बड़ी आंखें सांप देखने में मदद करती हैं। उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, यानी जब ये उड़ेंगी तो ये किसी से टकरा नहीं जाए, उससे क्या है, इन्हें बचाएंगी। दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिरे पर होती हैं। सिरे पर मतलब सिर पर होती हैं, माथे पर होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकता है, क्यों, क्योंकि इनकी क्या है, पुतली नहीं होती। पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनमें पुतली नहीं होती। बात करते हैं पक्षी एक ही समय में क्या, दो अलग अलग टारगेट बना सकता है, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों को केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का जो दायरा होता है वो क्या है, बढ़ जाता है और यह बिल्कुल सामने देखते हैं। इनकी आंखें, दोनों जो आंखें होंगी वो एक ही चीज पर होती हैं। क्या होती है, एक ही चीज पर होती हैं, यानी जब ये आंखों को नहीं घुमाते, क्यों, पुतली घूमेगी नहीं, तो ये आंखों के साथ अपने पूरे सिर को घुमाते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर
आने वाले दुश्मन के लिए तरह तरह की आवाज निकालकर, जमीन पर चलकर आने वाले दूसरी तरह की आवाजें। पक्षियों के कान नहीं दिखते, पक्षियों के कान नहीं दिखे, और कान नहीं दिखते तो यही कारण है कि वो क्या है, अंडे देते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से क्या है, ढके होते हैं। पक्षी की इन की मदद से सुनता है, यानी पक्षी जो होता है वो इन्हीं की मदद से सुनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती हैं, पेड़ की तने में गहरा छेद बनाकर उसमें क्या है, अंडे देती है बसंत गौरी। कंठ फोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। शक्करखोरे की बात करते हैं दोस्तों। शक्करखोरा को सूर्य पक्षी भी कहते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना जो घोंसला जो है वो लटकता हुआ बनाते हैं। ठीक है, इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल आदि के टुकड़े और कपड़ों के छींटड़ों से बना होता है। बात करते हैं दार्जिलिंग चिड़िया की दोस्तों। ठीक है, टेलर वर्ड की। दार्जिलिंग चिड़िया जो भी होती है, दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर लेती है। नुकीली चोंच से क्या, पत्तों को, दो पत्ते लेगी और सिल लेगी और उनसे एक थैली जैसी बना लेती है जिसमें वह क्या है, अंडे देती हैं। बात करते हैं दोस्तों चील की। बात करते हैं चील की दोस्तों। तो चील, बाज और ये गिद्ध, गिद्ध जो होता है इसको क्या होता है, प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सफाई कर्मी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चील, बाज, गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चील की जो पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1-2 किलोमीटर दूर से ही दिख जाएगी। यानी चील उड़ के जा रही है और जमीन पर कोई चीज पड़ी है तो चील को क्या है, दिख जाएगी। यानी इसकी जो देखने की दृष्टि होती है वो तीव्र होती है। क्या होती है, तीव्र होती है। बात करते हैं दोस्तों नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों में क्या है, अंडे देती है। उसी प्रकार जैसा कौवा घोंसला बनाता है और कोयल अंडे देती है, ऐसे ही नर बीवर पक्षी जो होता है वो घोंसला बनाता है और मादा बीवर क्या है, उसमें अंडे देती हैं। फिर उनमें से जो घोंसला ज्यादा पसंद आता है उसमें वह अंडे देती हैं। फाख्ता की बात करें यानी डव की बात करें, फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की बेल में अपना घोंसला बनाती हैं। बात करते हैं दोस्तों उल्लू की। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी 270 डिग्री तक घुमा लेता है। ठीक है, मैना की बात करें, मैना झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है। कैसे घुमाती है, झटके से। बात करें दोस्तों कलचिड़ी की। कलचिड़ी की बात करते हैं यानी इंडियन रॉबिन की बात करते हैं। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियां, जड़ें, बाल, रुई सब बिछा होता है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। क्या होती है, इनकी चोंच जो होती है वो अंदर से लाल होती है। बात करते हैं कौवे की यानी क्रो की। बात करते हैं कौवे की। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, यानी ऊंचे कोई भी पेड़ होगा उस पर एक घोंसला बनाता है। ठीक है, सिर्फ पेड़ की ऊंची डाल पर, कोई भी पेड़ हो उसकी ऊंची डाल पर क्या है, घोंसला बनाएगा। लेकिन जबकि बात करें चील की, चील ये क्या देखेगा, सबसे ऊंचा पेड़ देखेगा और सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर ही घोंसला बनाता है या बैठता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, मैंने बताया था। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक है, यानी पालता है, देखता है। बात करते हैं दोस्तों गौरैया की। गौरैया की बात करते हैं। जो गौरैया जो होती है यानी स्पैरो जो होती है, गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर की बात करें दोस्तों, कबूतर क्या मकानों में, पुराने खंडरों में, यानी जो मकान क्या है बंद रहता है उनमें क्या है, अंडे देता है। ये भी आपको पता है। हम प्रश्न नंबर फर्स्ट की यानी पौधों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये आपका पौधों से रिलेटेड है। अब पौधों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सब तो सबसे पहले बात करते हैं हम वृक्ष की यानी ट्री की।
कुछ पौधे ऊंचे होते हैं, इनका तना कठोर मोटा होता है, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उनमें वृक्ष कहते हैं। सबसे पहले वृक्ष की परिभाषा है, जैसे कि कुछ पौधे जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनका जो तना होता है वो कठोर होता है, यानी बहुत ही मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है, मजबूत होता है और मोटा होता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर, यानी जो इनकी शाखाएं होती हैं, जो टहनियां होती हैं, वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर और तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, यानी जो तना होता है उसके ऊपरी भाग से निकलती हैं, जो कि भूमि से काफी ऊंचाई पर होता है। उसे क्या वृक्ष कहते हैं, जैसे कि आपका आम का वृक्ष, इमली का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट झाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। झाड़ी में क्या होता है? इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप, समीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? पास। क्या होता है? पास से निकलती हैं, यानी जहां पौधा होगा उसका जो तना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा जब तक क्या होगा उसकी शाखाएं निकल आएंगी। और तना कठोर होता है, यानी बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें क्या बोलते हैं? झाड़ियां कहते हैं। काफी पतला होता है, इन्हें झाड़ियां कहते हैं। जैसे कि गुलाब की आपने झाड़ी देखी होंगी, ज्यादा मोटी नहीं होती लेकिन तना उनका मजबूत होता है। मेहंदी, गुड़हल, नींबू, नागफनी, ठीक है, आदि। आगे बात करते हैं दोस्तों शाक की। जो शाक की बात करते हैं दोस्तों, शाक में क्या होता है? इनका आकार जो होता है कैसा होता है? छोटा होता है। इनका तना कोमल, कोमल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है एवं हरा होता है। आपको पता होगा जो शाक होता है उनके वो हरे ही होते हैं। इनमें शाखाएं अधिक नहीं होती, जैसे टमाटर, गेंदा। टमाटर कहां से आया था? हमारे यहाँ अमेरिका से आया था। कहां से आया था? अमेरिका से आया था। गेंदा, पालक, गेहूं, बैगन, पुदीना। पालक जो होता है इसमें लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब वृक्ष की। वृक्ष में सबसे सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है क्या? रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड आपके कुछ इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि यह जो रेगिस्तानी ओक है ये आपका कहां? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहली बात, कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के भी कहां पर? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला क्या है? वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं, यानी जो इनकी जड़ें होंगी वो पानी की तलाश में जमीन के अंदर तक बढ़ती जाती हैं, और जब तक बढ़ती हैं जब तक वह पानी को प्राप्त ना कर लें। और यह 300 फीट की गहराई तक नीचे चली जाती है, 300 फुट तक नीचे चली जाती हैं। वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुनी तक जाती हैं, 30 गुनी तक जाती हैं। वृक्ष की लंबाई 10 फीट होती है। वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? 10 फीट होती है। इनका तना कैसा होता है? खोखला होता है, जिसमें क्या होता है? जल इकट्ठा होता है, संचित होता है। स्थानीय लोगों को जब पानी की जरूरत होती है तो उसमें से क्या, तने में से थोड़ा सा उसको काट करके पाइप लगाकर पानी ले लेते हैं। तो इसमें बोला गया स्थानीय लोग अपने साथ चाकू, छोटी पाइप रखते हैं। जल का अभाव होने पर, अभाव का मतलब कमी होने पर, वे क्या करते हैं? तने से जल निकाल करके उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेजड़ी। खेजड़ी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। खेजड़ी जो वृक्ष है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, पहली बात। और यह भारत में रेगिस्तानी इलाका कहां है? राजस्थान में है दोस्तों। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। और जयपुर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? पिंक सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को ही। ठीक है, इसकी जड़ें जो होती हैं वो पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती हैं। इसकी लकड़ी में लंबे समय तक क्या कीड़े मकोड़े नहीं लगते, यानी अगर आप इसकी लकड़ी से कुछ भी बेड वगैरह बनवाते हो तो क्या होता है? इसमें क्या कीड़ा नहीं लगता। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। खेजड़ी जो है दोस्तों राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजस्थान का दोस्तों कौन सा राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
मैंने इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही लिया है। जैसे बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी पौधा है। कैसा है? सहजीवी पौधा है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक शैवाल को सहारा प्रदान करता है और शैवाल कवक को क्या? भोजन प्रदान करते हैं। यानी इन दोनों में सहजीविता का संबंध है। यानी कवक जो होगा, कवक कवक क्या? कवक जो है सहारा देता है। क्या देता है? सहारा देता है। किसको देता है? शैवाल को। और शैवाल क्या देता है? भोजन देता है। क्या देता है? भोजन देता है। इसीलिए क्या है? यह एक सहजीवी पौधा है। इसे वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है। यह SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड प्रति संवेदनशील होता है। यानी उसके प्रति क्या है? संवेदनशील ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। इसमें आपसे बोला गया घटपर्णी। घटपर्णी जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस में आपको पढ़ाया है। जो घटपर्णी होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में किस जगह पाया जाता है? एक मेघालय भारत का राज्य है, वहां पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 3 जगह पाया जाता है। ठीक है, इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह घड़े जैसी आकार का होता है। इसका मुंह जो होता है पत्तियों द्वारा ढका होता है। इसमें से विशेष खुशबू निकलती है या गंध कह सकते हैं, जो कीड़े मकोड़ों छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक खुशबू निकलती है जिससे क्या है? कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जीव होते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं और जब ये पास जाते हैं तुरंत उसको क्या अपना ढक्कन बंद कर लेता है और इन्हें मारकर खा जाता है। यह शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा शिकारी पौधा किसे कहते हैं, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं? घटपर्णी पौधे को कहते हैं। परंतु यह शिकार का कार्य नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए करता है। यानी ये जो पौधे होते हैं वहां होते हैं जहां नाइट्रोजन की क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं? इन कीड़े मकोड़ों को खाकर नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित किए गए नाइट्रेट का उपयोग करता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्रोटोन। जो क्रोटोन पौधा होता है यह एक क्या है? सहायक पौधा है जो जमीन की दशा को बताता है। अब कैसे बताता है ये देखो, मुख्य फसल पौधे के साथ बो दिया जाता है। जो फसल हमारी बो जा रही है उसके साथ में भी कैसे बो दिया जाता है? फसल में जल की कमी होने पर अंदाजा लगा लिया जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, वो इसी की सहायता से पता लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जेट्रोफा। जेट्रोफा की बात करते हैं। यह क्या है? एक बायोडीजल पौधा है। इसके लिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सीटेट 2023 में आएगा ही आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों बरगद। बरगद का पौधे के बारे में बात करते हैं। यह एक क्या है? विशालकाय वृक्ष है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो जमीन तक लटकी रहती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी शाखाएं जड़ तक लटकती रहती हैं, जमीन तक लटकती रहती हैं। इसे क्या है? वो सहारा देती हैं, जिसे स्तंभ जड़ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ जड़ कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? वृक्षों को सहारा प्रदान करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके वृक्ष हो गए दोस्तों खत्म। अब हम बात करते हैं फसल की। महत्वपूर्ण फसल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न बनता ही बनता है और इस बार भी जरूर बनेगा। बात करते हैं दोस्तों रबी की फसल की। यह फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब जो रबी की फसल होती है वो होती क्या है? जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है आदि। ये सारी क्या होती है? ये आपकी रबी की फसल होती है। आपको ध्यान में रखना है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करते हैं। यह फसल कब? जून और जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जैसे कि धान हुआ, गन्ना हुआ, तिलहन हुआ, कपास हुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा। ये कब काटी जाती है? नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। ये समय कैसा होता है? सर्दी का होता है। कैसा होता है? सर्दी का होता है। सर्दी में ही तो बाजरे की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, तिल जो कि गर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नकदी फसल की।
नगदी फसल वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य के लिए किसान द्वारा बोई जाती है, वो क्या कहलाती है? नगदी फसल कहलाती है। यानी इसका जो पैसा होता है किसान को नगद मिल जाता है। जैसे कि कपास हुआ, गन्ना हुई और तंबाकू और जूट, ये जो 4 फसलें हैं ये क्या कहलाती हैं? नगदी फसल कहलाती हैं, नगदी फसल कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जायद की फसल के बारे में। जो जायद की फसल होती है दोस्तों, ये मार्च और अप्रैल के मध्य में बोई जाती है, यानी बीच में बोई जाती है, ठीक है, और जून जुलाई में काटी जाती हैं। इनके अंतर्गत सब्जियां आती हैं, मक्का आता है, खरबूजा, तरबूजा, अरबी, तरककड़ी और भिंडी आदि, ये सारे क्या है? इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विदेश से आने वाली महत्वपूर्ण सब्जियां जो आपकी कहां से आई है? विदेश से आई हैं। उन सब्जियों के बारे में बात करते हैं। जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहां से आया? ये आपका साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर, गोभी और टमाटर, गोभी और टमाटर ये आपके कहां से आए हैं? यूरोप से आए हैं। अब आप कहोगे टमाटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो साउथ अफ्रीका का कुछ भाग किसमें? यूरोप में है, तो क्या है? दोनों जगह से आती हैं। बात करते हैं कॉफी, बीन्स और भिंडी, ये कहां से आई है? आपकी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन कहां से आई है? ये आपकी चीन से आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा बात करते हैं पौधों से, पौधों का भाग, पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, यानी पौधा जो होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। जैसे कि बात करें फूल, फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर कहते हैं। इसके हम क्या क्या खाते हैं? जैसे सहजन को खाते हैं, केल को खाते हैं, कचनागर को खाते हैं। फूल में जैसे और भी हम कह सकते हैं, या गोभी हुआ, गोभी को भी तो हम खाते हैं। एक तरीके से गोभी, फूल वाली गोभी, पत्ता गोभी अलग होती है, ठीक है, पत्ता गोभी अलग होती है। मैं यहां बात कर रहा हूं किसकी? सिर्फ गोभी की, फूल वाली गोभी, फूल गोभी, ठीक है। जड़ की बात करते हैं, जैसे मूली जो हुआ जड़ होती है, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, टेपियोका हुआ और शकरकंद हुआ, ये सर्दियों में खाई जाती है। कब खाई जाती है? सर्दी में खाई जाती है। टेपियोका की बात करते हैं दोस्तों, ये कहां की डिश है? केरल की है, महत्वपूर्ण डिश। और केरल में ही दोस्तों क्या है? केरल में ही क्या है? शांत घाटी, शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहां है? केरल में ही है। बात करते हैं तना, तना में क्या? आलू आता है, प्याज आता है, अदरक आता है, लहसुन, गन्ना और कमल, ये सारे क्या है? ये तना वाली फसलें हैं। बात करते हैं पत्ती की, पत्तियां क्या होती हैं? धनिया होता है, पत्ता गोभी, मैंने ऊपर गोभी पढ़ाया था, फूल गोभी, यहाँ क्या है? पत्ता गोभी, पालक, और भी होता है अरबी के पत्ते, जो पत्ते के आकार में आती हैं वो सारी क्या है? इसमें आती है। बात करते हैं दोस्तों बीज की, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, ये क्या बीज ही तो है। तो ये बीज, इन सारे भागों को हम खाते हैं। टोटल मिला के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। हम फूल को भी खाते हैं, जड़ को भी खाते हैं, तना को भी खाते हैं, पत्ती को भी खाते हैं और बीज को भी खा जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों लताएं, लता के बारे में बात करते हैं। जैसे आरोही लता, पहली कौन सी लता है? आरोही लता। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए जाती हैं, बढ़ती रहती हैं। अनु पौधों का तना कमजोर होता है, यानी जो आरोही पौधे जो होते हैं इनका जो तना क्या होता है? कमजोर होता है, लेकिन यह किसी पेड़ या अन्य किसी को सहारा लेकर उस पर आसानी से चढ़ती रहती है। जैसे कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे बेल, बेल को अगर सहारा दे दोगे तो ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाती हैं। जैसे कि मटर हुआ, खीरा हुआ, अंगूर हुआ, करेला हुआ, और किसी की भी बेल हो सकती है। क्या? बेल हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों बिसर्पी लता। इन पौधों का तना जो होता है वो काफी कमजोर होता है और यह जमीन पर ही फैले रहते हैं। एक लता वो होती है जो दीवार पे भी लगा देते हैं तो दीवार से भी ऊपर ऊपर होके घूमती रहती हैं, ठीक है, और एक वो जमीन से ऊपर उठती ही नहीं है। जैसे कि किसमें? लौकी, तरबूज और कद्दू, ये 3 किसमें आते हैं? ये आपके बिसर्पी लता में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों जड़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कौन सी? मूसला जड़। जो आपकी मूसला जड़ होती है ये किस किस की होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मुख्य जड़ और उसके अन्य जड़ निकलती हैं, यानी मुख्य जड़ तो होती है और इसके अलावा जो भी जड़ होती है वो भी इसी में से निकलती हैं और ये जमीन के अंदर तक जाती हैं। जैसे चना, चुकंदर, गाजर, आम, सरसों, मूली, ये क्या है? इसकी मूसलाधार जड़ होती है। मूसलाधार का मतलब एक प्रकार की, जैसे क्या है? जैसे ये आपकी गाजर हो गई, ये आपकी, ये यहां से ऐसे 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 करके निकलती हैं जड़ें,
और ऊपर ऊपर क्या होता है, पत्तियां होते हैं, पत्ते होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पूरी ढसी होती है जमीन के अंदर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, जकड़ा जड़। जकड़ा जड़ कैसी होती है बताइएगा। जैसे कि प्याज, जैसे कि ये आपकी क्या है, प्याज है, और प्याज के अंदर बहुत सारे ये निकल रहे हैं, ये सारी क्या है, ये जड़ है, ये क्या है, जड़ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जकड़ा जड़ बोलते हैं। ठीक है, ये प्याज में होती है, ठीक है, धान में होती है, गेहूं में होती है, मक्का में होती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, यानी ये जो जड़ होती है वो ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, यह जमीन के चारों तरफ फैली रहती हैं। जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, प्याज, ये सारी क्या होती हैं, जकड़ा जड़ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जो फल उत्पादन होता है इसमें भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार भी कहते हैं। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, पंजाब को ही 5 नदियों का समूह कहते हैं, 5 नदियों का समूह भी कहते हैं। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ ही कहाँ की है, चंडीगढ़ ही आपकी हरियाणा की है। कहाँ की, हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़ है। यानी पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़ है। विश्व में चावल का उत्पादन चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। यानी चावल के मामले में पहला स्थान किसका आता है, चीन का आता है, और दूसरा स्थान भारत का आता है। विश्व में गेहूं उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यानी गेहूं हुआ, चीन और चावल हुआ, जो चीन है पहले स्थान पर आता है और भारत दूसरे नंबर पर आता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी का उत्पादन भारत का क्या है, पहला स्थान है। ठीक है, फलों, सब्जियों का उत्पादन भारत का दुनिया का दूसरा स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं, जैसे कि सबसे पहले भारत के कुछ प्रमुख त्योहार और उत्सव के बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें से फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा आता है, पोंगल। बात करते हैं दोस्तों, जब आप पोंगल की जब यहाँ बात करोगे तो पोंगल में क्या आ जाएगा, पोंगल जो है आपका कहाँ का, तमिलनाडु का त्योहार है। कहाँ का है, तमिलनाडु का जो है प्रमुख त्योहार है दोस्तों। और तमिलनाडु का तो प्रमुख त्योहार है, तो ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसका आयोजन कब होता है, तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। और इसका आयोजन कौन करता है, किसानों के द्वारा किया जाता है। अब किसानों के द्वारा किया जाता है तो कब किया जाता है, 14 से 15 जनवरी के मध्य में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अच्छी फसल होने की खुशी और आगामी वर्ष, यानी जो और आगे जो फसल हम बोएंगे वो भी और अच्छी से अच्छी आएगी, अच्छी से अच्छी आएगी, और इसके लिए प्रार्थना करते हैं इस दिन, और इस त्योहार का मनोरंजन करते हैं। पोंगल जो है, पोंगल की बात करते हैं दोस्तों, यही 14 से 15 जनवरी, अगर उत्तर भारत की बात करें तो इसी को क्या बनाते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। और हाँ, एक आपको ट्रिक भी बता दूं, जैसे कि आपको कैसे पता रहेगा कि तमिलनाडु का है, तो पोंग में से गल को निकालो। क्या है, गल, और गल का मतलब क्या होता है, बात। गल का मतलब क्या होता है, बात करना। और बात कब करते हैं हम, जब किसी से मिलते हैं, जब मिलेंगे जब तो बात करेंगे। तो गल कब करेंगे, मिलकर। गल कब करेंगे, मिलकर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों ओणम। अब ओणम की दोस्तों बात करते हैं, ओणम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओणम भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहां मनाया जाता है, ये आपका केरल में मनाया जाता है। यानी केरल का प्रमुख क्या है, ये त्योहार है, और इसका आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, केरल की बात करते हैं तो केरल में पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कब मनाया जाता है, सितंबर के महीने में मनाया जाता है। और ये जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। और यह जो त्योहार है 10 दिन तक चलता है, यानी इसकी अवधि कितनी होती है, 10 दिन तक ये चलता ही चलता है। और इसमें क्या होता है, नौका दौड़, नौका का मतलब नाव, और नाव को ही क्या बोलते हैं, बल्लभकारी
कहते हैं। इस उत्सव का क्या है, एक भाग है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों केरल की। केरल में क्या है आपकी शांत घाटी, क्या है, शांत घाटी है दोस्तों। और शांत घाटी के साथ साथ क्या है, एक चीज और है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उसका नाम क्या है, टेपियोका। क्या है, टेपियोका जो है ये कहाँ की ये जो डिश है, ये भी आपकी केरल की डिश है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों बिहू। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें बिहू आया ना हो, ज्यादातर हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो है इस बार बिहार यानी बिहार पीआरटी में तो ये आएगा ही आएगा, इसके जरूर आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों बिहू की। बिहू क्या है, असम राज्य का एक प्रमुख क्या है, उत्सव है, त्योहार है। और आप इसकी ट्रिक ऐसे बना सकते हो, असम की बहू, असम की बहू जो हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। इसका आयोजन कब किया जाता है, वर्ष में 3 बार किया जाता है, यानी एक साल में आप इसका आयोजन कितनी बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। जो 3 ऋतुओं के आगमन का स्रोत है, जब जब 3 ऋतु आती हैं और तब आप इस त्योहार को मनाते हैं। यह क्या है, किसानों का प्रमुख त्योहार है। यह भी त्योहार क्या है, फसली त्योहार है। फसली त्योहार का मतलब फसल काटने पर मनाया जाता है। जैसे कि आपका अभी अभी मैंने जब आपको बताया था, पोंगल जो होता है वो भी फसली त्योहार है, और ये भी क्या है, फसली त्योहार है। इसका उद्देश्य क्या है, ऊंच नीच का जो भाव होता है उसको दूर करना, भाईचारा बढ़ाना, यह क्या है, इसका उद्देश्य है। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों मकर संक्रांति। उत्तर भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहीं से बनता है, मकर संक्रांति से। और मैं आपको बता दूं कि इस 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन क्या है, पोंगल होता है। पोंगल क्या है, दक्षिण भारत का है। पोंगल जो है आपका कहाँ का है, दक्षिण भारत का है। पोंगल ये आपका दक्षिण भारत का है। और उसी दिन कब मनाते हैं, 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों स्नान करके दान की क्रियाओं में भाग लेना इस त्योहार का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। यानी ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस त्योहार को अगर दान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। और कहीं कहीं इसे क्या है, कहीं कहीं का मतलब लोहड़ी, लोहड़ी कहीं कहीं इसे क्या है, लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लोहड़ी कहाँ कहते हैं, पंजाब में कहते हैं। पंजाब में इसको क्या बोलते हैं, लोहड़ी कहते हैं दोस्तों। पूष मास के में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तो इस पर्व को मनाया जाता है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी जो है हिंदुओं का क्या है, एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन क्या होता है, देवी सरस्वती की पूजा होती है, और ये देवी सरस्वती को क्या है, समर्पित है त्योहार। इसे श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं ज्ञान पंचमी क्योंकि ज्ञान की देवी को ही हम सरस्वती कहते हैं। इसका आयोजन माह के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, ये भी बार बार परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न महाशिवरात्रि से। ये क्या है, महाशिवरात्रि हिंदुओं को क्या है, प्रमुख एक उत्सव है। इस दिन क्या होता है, शिव और पार्वती के विवाह के रूप में इसे मनाया जाता है। इसका आयोजन कब होता है, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। फागुन माह यानी मार्च के महीने में इसका आयोजन होता है, मार्च अप्रैल में किया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों रंगों का त्योहार। और रंगों का त्योहार जब जब बात आती है, जब जब आपको होली याद आती है दोस्तों, इसे रंगों का त्योहार कहते हैं। फागुन माह की पूर्णिमा को इसका क्या है, आरंभ किया जाता है। चैत्र मास के प्रथम दिन पर तक ये चलता है। इसकी प्रमुखता से क्या है, भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यानी प्रमुख रूप से ये कहाँ कहाँ मनाया जाएगा, भारत में तो मनाया जाएगा और नेपाल में भी मनाया जाता है। नेपाल की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट, क्या है, माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ है, आपकी नेपाल में है। और नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माता के नाम से जाना जाता है। सागर माता के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों रामनवमी। रामनवमी की बात करते हैं तो रामनवमी का मतलब ही क्या होता है, भगवान श्री राम का जन्म, श्री राम जी का जन्म। ठीक है, जन्म को ही क्या है, रामनवमी के रूप में मनाते हैं। यह क्या है, हिंदू धर्म का क्या है, इसमें क्या है, विशेष उत्सव के रूप में मनाते हैं और बहुत ही ज्यादा हिंदू इसे मानते हैं। श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसे भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है, इनका क्या हुआ था, जन्म
हुआ था, और कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या। और वर्तमान में यह क्या है? फैजाबाद में स्थित है, और फैजाबाद का ही परिवर्तित नाम क्या है? आपका अयोध्या है। बात करते हैं दोस्तों वैशाखी। वैशाखी जो है सिख लोगों का प्रमुख त्योहार है। सिख का क्या है? प्रमुख त्योहार है। यह सिख धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है दोस्तों। इसका आयोजन अप्रैल के महीने में किया जाता है। इस दिन महिला और पुरुष नए नए रंगीन कपड़े पहनकर उत्सव का आयोजन करते हैं। बात करते हैं दोस्तों ईद की। ईद जो है इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसे रमजान के महीने में एक माह का उपवास रखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोजा भी कहते हैं। इस रस्म को निभाने पर जीवन में सुख में और शांति की क्या होती है? प्राप्ति होती है, और सुख से ही जीवन व्यतीत होता है। मुसलमानों का त्योहार ईद मूल रूप से क्या है? भाईचारे का बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भाईचारे का त्योहार भी इसे कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन की बात करते हैं दोस्तों, और रक्षाबंधन क्या है? एक पवित्र त्योहार है जो कि भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का सहयोग है, यानी भाई बहन के प्रेम का सहयोग है ये, और इसका आयोजन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण से जन्म से संबंधित है दोस्तों। ये हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी गणेश जी से रिलेटेड है। इस दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी को जन्म गणेश जी की जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। नवरात्रि की बात करते हैं दोस्तों। नवरात्रि जो है इससे रिलेटेड भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका आयोजन वर्ष में क्या 2 बार किया जाता है? पहला चैत्र माह में और दूसरा अश्विनी माह में, यानी एक सर्दी में और एक गर्मियों में होता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या है? 9 रातें, और 9 रात तक क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं लोग। इसका हिंदू जो लोग होते हैं इनका उपवास रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? 9 देवी की पूजा की जाती है। बात करते हैं दोस्तों दशहरा की। दशहरा भी मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, यानी बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए एक ना एक दिन वो दब जाएगी और अच्छाई की जीत हो जाएगी। इसका आयोजन दिवाली के ठीक 20 दिन पहले और अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों करवा चौथ। करवा चौथ ये तो सभी लोग जानते होंगे। करवा चौथ जो है सब जानते हैं, विवाहित महिलाओं का त्योहार है। इसका आयोजन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है ये जो भी महिलाएं होती हैं अपनी पति की लंबी यानी हस्बैंड की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों दिवाली। दिवाली की बात करते हैं। इसे भारत का प्रकाश पर्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या है? प्रकाश ही प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसका आयोजन धनतेरस के त्योहार से होता है। इसकी शुरुआत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में किया जाता है। दिवाली का आयोजन कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों फसल की कटाई से संबंधित कुछ त्योहार, यानी फसल की जब कटाई होती है जब इन्हें मनाया जाता है। कुछ प्रमुख त्योहार है, जैसे कि बात करें मकर संक्रांति। ये कहां मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है जिसका नाम क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मधुबनी। क्या है? मधुबनी। ठीक है। ये गुजरात की बात करें, गिर जो पक्षी विहार है ये कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग, रणथंभौर, केवलादेव, उत्तर प्रदेश दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है आपके? इन्हीं में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों बिहू, असम की बहू, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों बैसाखी। बैसाखी बात करते हैं। यह त्योहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये जो त्योहार है बैसाखी पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक मनाया जाता है। लोहड़ी की बात करें, यह त्योहार पंजाब की फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, और इसका भी आयोजन पंजाब के लोग ही करते हैं, और पंजाब के सिख
के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड का फेस्टिवल है। पोंगल तमिलनाडु का है। गल गल और गल कब करते हैं? जब मिलते हैं। गुंडी पड़वा महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में एक चित्रकारी है जिसका नाम क्या है? बरली। बरली जो चित्रकारी है ये आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नवा वर्ष ये कहाँ है? बंगाल का है। पूरम विशु केरल का है। केरल में क्या है? टेपियोका है। कौन है? टेपियोका जो है ये आपका कहाँ है? आपका केरल में है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं बंगला, ये कहाँ है? आपके मेघालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रमुख चित्रकारी की बात करते हैं दोस्तों। प्रमुख भारत की प्रमुख चित्रकारियां, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेपर में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। पेपर में मधुबनी आएगा ही आएगा, इसका आपको ध्यान में रखना है। 100% परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न में से एक है ये। यह चित्रकारी भारत के बिहार राज्य में की जाती है। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है। क्या है? पटना है। इसमें क्या होता है? घरों की दीवारों, आंगन आदि पर क्या है? चित्र बनाए जाते हैं। इसका विषय क्या है? फूल, पत्ती, इंसान और जानवर आदि के चित्र बनाते हैं। चित्रों में उभार देने के लिए चावल का प्रयोग करते हैं। यानी चित्रों में क्या जाए? उभार आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? चावल का प्रयोग करते हैं। और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों कलमकारी। कलमकारी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कलमकारी कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की कलमकारी है। इसमें क्या होता है? कपड़ों के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। इसका विषय क्या है? फूल, पत्तियां और सजावट है। और इसमें भी प्राकृतिक रंगों का क्या है? प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों पट्टा। पट्टा जो चित्रकारी है ये कहाँ की है? राजस्थान की है। राजस्थान में ही क्या है? आपका केवला देव। क्या है? केवला देव जो आपका है ये पक्षी विहार, ये कहाँ है? आपका भारतपुर राजस्थान में स्थित है। और आपको हम बता दें राजस्थान में की राजधानी क्या है? जयपुर है। और जयपुर को ही हम क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। इस चित्रकारी में कपड़ों के ऊपर की जाती है ये चित्रकारी। इसमें क्या होता है? बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख चित्रकारी हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ दे दिया है। जैसे पट्ट चित्रकारी, ये आपकी कहाँ है? उड़ीसा में है। कालीघाट, कालीघाट कहाँ है? बंगाल में है। बरली मैंने अभी अभी आपको बताया महाराष्ट्र में है। रंगवाली आपकी कर्नाटक में है। और कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है? यक्षगान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पिथौरा गुजरात का है और गुजरात में ही गिरपक्षी विहार है। थांका जो है हिंदू धर्म से संबंधित ये चित्रकारी है। चिकनकारी लखनऊ की है। कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। मुगुलू मुगुलू कहाँ की है? ये आपकी आंध्र प्रदेश की है। बात करते हैं दोस्तों बिहार की। बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना और इसकी क्या है? मधुबनी चित्रकारी है। ठीक है। अरिपन बिहार की है। अल्पना पश्चिम बंगाल की है। अथिया कहाँ की है? गुजरात की है। रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र की ही क्या है? बरली है। ये भी मैंने अभी अभी आपको पढ़ा है। आरोप ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। और रोहतांग सुरंग भी कहाँ है आपकी? रोहतांग जो सुरंग है ये भी आपकी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कलमा जट्टू केरल, ये कहाँ की है? केरल की है। ओपन ओपन कहाँ की है? उत्तराखंड की है। और उत्तराखंड में ही क्या है? आपकी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है आपका? ये भी आपका उत्तराखंड में है। चौक पूर्ण यानी चौक को पूर्ण, ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्रकारी है दोस्तों और आपको ध्यान में जरूर रखनी है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मांडरणा, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। फंड राजस्थान की है। लघु चित्रकारी राजस्थान की है। घोड़े मध्य प्रदेश की है। और बाघ कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कोलम तमिलनाडु की है। तंजौर ये भी आपकी तमिलनाडु की है। आश्रय की बात करते हैं दोस्तों। आश्रय जो है सीटेट का फेवरेट, इसमें से प्रश्न काफी सारे बनते हैं। तो देखिएगा आश्रय की चर्चा करते हैं दोस्तों। पहली बात करते हैं आश्रय होता क्या है? आश्रय का मतलब क्या होता है? आवास। जिस स्थान पर जीव अपना जीवन का यापन करते हैं या रहते हैं वह क्या कहलाता है? आपका आवास कहलाता है। सभी जीव जंतुओं का आवास अलग अलग होता है। जितने भी जीव जंतु होंगे उन सबका जो आवास होगा वो अलग अलग होता है। बात करते हैं जीव में, तो मनुष्य भी आते हैं भाई। जीव में तो मनुष्य भी आते हैं, तो मनुष्य का भी आवास अलग अलग होंगे। आप कहोगे हाँ करेक्ट बातें होंगे। तो देखिएगा अब बात करते हैं मनुष्य के आवास के। मनुष्य के आवास में दोस्तों पहले बात करते हैं हम मिट्टी के घर।
मिट्टी के घर कहाँ के लोगों के होते हैं, किस जगह कहाँ के लोग इसमें निवास करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार के घर यानी मिट्टी के घर अत्यधिक तापमान वाले इलाके में पाए जाते हैं, यानी जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां ऐसे घर पाए जाते हैं। इस प्रकार की घरों की दीवारें मिट्टी की सहायता से मोटी बनाई जाती हैं, यानी मिट्टी दीवार बना देते हैं, उस पे क्या मिट्टी का लेप कर देते हैं ताकि क्या है गर्मी अंदर ना आए और अंदर से क्या रहे, ठंडा रहे। ऐसे घरों की छतें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, टूनादियों या लकड़ियों से बनाई जाती हैं, जिसमें अधिकांशतः नीम और कीकर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी छतों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है, लकड़ी की छत इसलिए बनाई जाती है ताकि इनकी जो लकड़ी होगी उसमें क्या होगा, कीड़े नहीं लगेंगे। इस प्रकार के घर सामान्यतः कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या होती है दोस्तों, जयपुर है। क्या है, जयपुर है। स्थानों पर पाए जाते हैं जहां सामान्य से अधिक गर्मी पड़ती है। भारत में सर्वाधिक गर्मी कहां पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। इन दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए मिट्टी में भूसा मिलाकर लेप लगाया जाता है, यानी लीपा जाता है, और इसका कारण यह भी है मजबूत हो जाएंगे और क्या होगा, कीड़े नहीं लगेंगे। इसके फर्श नहीं होगा, क्या होगा, फर्श होगा। फर्श पर क्या होता है, समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों बर्फ के घरों की। बर्फ के घर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्फ के घर में सबसे पहला नाम आता है इग्लू का। इस टाइप का ये घर होता है, इस टाइप का, यहां से अंदर जाने का रास्ता होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के घर जो होते हैं गुम्मद के आकार के होते हैं, जैसे गुम्मद बना हुआ है इसके आकार के होते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है। यह एस्किमो शिकारियों या एस्किमो जनजाति के लोग इसमें निवास करते हैं। एस्किमो अमेरिका, रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड के आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले यहाँ के लोग होते हैं। इस प्रकार के घरों का प्रवेश द्वार क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है, यानी आप सोच नहीं सकते उससे भी कहीं ना कहीं छोटा होता है। दीवारों के बीच मौजूद हवा बाहर की ओर ना जाए, इसका यह कारण होता है। इग्लू मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं। यह स्थायी शीतकालीन घर है, यानी स्थायी शीतकालीन समय समय पर ये बदले भी जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बांस की बात करते हैं और लकड़ी की बात करते हैं। जैसे ही बांस और लकड़ी की बात आती है तो आपकी दिमाग में एक बात आ जाती होगी, असम। क्या आ जाती होगी, असम। असम की बात करते हैं दोस्तों। असम का एक ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब काजीरंगा क्यों महत्वपूर्ण है ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस प्रकार के घर जो होते हैं अत्यधिक बारिश वाले इलाकों में बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ ज्यादातर बारिश होती है। इस प्रकार के घर क्या होते हैं, हल्के होते हैं। इनका निर्माण बांस व लकड़ी के माध्यम से जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई या 10 से 12 फीट ऊंचाई, 10 से 12 फुट हो या 3 से 3.5 मीटर हो की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य क्या है, अत्यधिक बारिश में सुरक्षित निवास करना। इस प्रकार के घर कहां पाए जाते हैं, असम जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। बात करते हैं काजीरंगा। ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों लकड़ी व पत्थर के घर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा, यानी लकड़ी और पत्थर के घर कहां पाए जाते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। पहली बात तो यह घर पत्थर व लकड़ी की सहायता से बनाए जाते हैं। इन घरों की में जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती है, चूने की पोती जाती हैं, यानी चूने के द्वारा पोती जाती हैं जिससे कीड़े ना लगे। और घरों के फर्श में लकड़ी द्वारा बनाया जाता है, और जो फर्श होता है वो भी लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह घर 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों ही होते हैं, 1 मंजिल के भी होते हैं, 2 मंजिल के भी होते हैं। निचली मंजिल का प्रयोग स्वयं निवास करने के लिए किया जाता है।
इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश घरों की छत कैसी होती है? ढालू नुमा होती है, जबकि लद्दाख में यह कैसी छत होती है? समतल होती है। हिमाचल प्रदेश में ढालू नुमा होती है और लद्दाख में कहाँ होती है? समतल होती है। लद्दाख में छतों का प्रयोग अनाजों को सुखाने के लिए भी किया जाता है। भारत का, आपको एक कमेंट करके मुझे बताना है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों हाउस बोट। सीटेट का प्रश्न हो और हाउस बोट ना आया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाउस बोट की बात करते हैं दोस्तों, तो पहली इसकी विशेषता है, यह क्या है? तैरता हुआ घर। आपने देखा होगा तालाबों में या समुद्र तो नहीं हो सकता, छोटी छोटी नदियां होती है, उसमें क्या है? हाउस होता है और वो बोट के ऊपर बना होता है और वह तैरता रहता है। यह अधिकांश 2 मंजिला होते हैं। इनमें सजावट और सुंदर नक्काशी किया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना होता है। ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये सामान्यतः केरल और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जैसे ही केरल आया तुरंत आपका क्या आ गया? टेपियोका आ गया। क्या आ गया? टेपियोका आ गया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर आया तो आपकी डल झील आ गई, डल झील आ गई, बूलर झील आ गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और सरसों के तेल में बनी मछली आ गई, सरसों के तेल में मछली यानी बनी हुई मछली आ गई। ये सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसके माध्यम से आपको कराए जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी दोस्त, सभी भाई बहन एक बार मिलकर शेयर जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं डोंगे की। डोंगे क्या होता है? ये भी एक तैरता हुआ घर होता है। यह 1 मंजिला होते हैं, परंतु इसकी जो ऊपर की छत होती है वो क्या होती है? खुली होती है। इसका प्रयोग कौन करते हैं? मछुआरे करते हैं मछली पकड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पिम्पी, पिग्मी। जो पिग्मी जाति के आवास होते हैं वो कैसे होते हैं? कांगो बेसिन के पिग्मी ये क्या करते हैं? ये क्या है? मानव प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? मानव प्रजाति है। इसका निवास क्षेत्र कहाँ है? मध्य अफ्रीका की कार्गो नदी घाटी पर है। इनका आवास कैसा होता है? अस्थायी होता है, यानी समय समय पर बदलता रहता है। जंगली जानवरों से बचने के लिए यह अपना आवास वृक्षों पर बनाते हैं, यानी वृक्षों के ऊपर रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ पक्षियों के आवास की। अभी तक आपने मनुष्य के आवास देखे थे, अब कहाँ है? अब पक्षियों के आवास की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चील की। चील जो है सीटेट का फेवरेट प्रश्न में से एक प्रश्न है और हर बार पूछा जाता है दोस्तों। सबसे बड़ा घोंसला कौन बनाता है? पहली बात आती है चील बनाता है। इसका घोंसला सामान्यतः 3 फीट चौड़ा हो सकता है। यह अपने घोंसले का निर्माण कैसे करता है? इलाके के सबसे ऊंचे पेड़, यानी सबसे ऊंचा पेड़ होना चाहिए और उस पेड़ की ही सबसे ऊंची डाली होनी चाहिए। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। यह अपने घोंसलों का प्रयोग साल दर साल करते हैं, यानी इतनी जल्दी चेंज नहीं करते, साल 2-3 साल तक करते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इस बार आएगा ही आएगा। बात करते हैं गिद्ध। गिद्ध की बात करते हैं सीटेट का, ये भी चुनिंदा प्रश्नों में से है। बात करते हैं दोस्तों गिद्ध की। बात करते हैं यहाँ पर गिद्ध की कि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा कौन देख सकता है? आपको पता होना चाहिए। एक तो चील देख सकती है और दूसरा गिद्ध। ये क्या होते हैं? ये मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं इसमें, गिद्ध अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करते हैं। जब साल दर साल बाद चील जब अपना घोंसले को छोड़ देगी तो उसमें क्या है? गिद्ध अंडे दे देगा या इलाके में सुनसान पेड़ों के घोंसलों का निर्माण करेगा। सुनसान जो पेड़ के जो भी घोंसले होंगे उनको देखेगा, वहां अंडे दे देगा। दूसरी बात क्या है? प्रकृति का सफाई कर्मी। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? वो भी हम गिद्ध को ही कहते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी। प्रकृति का सफाई कर्मी, सफाई कर्मी किसे कहते हैं? ये भी गिद्ध को कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों फाख्ता की। फाख्ता की बात करते हैं। फाख्ता क्या होता है? कबूतर प्रजाति का एक बहुत ही सुंदर क्या है?
पक्षी है। फाख्ता को ही घुघु पक्षी भी कहते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला झाड़ियों या कैक्टस के कांटों में बनाता है। झाड़ियों में बनाएगा या तो कैक्टस के कांटों पर बनाएगा। बात करते हैं दोस्तों बसंत गौरी की। यह पेड़ के तने में गहरा छेद कर कर उसमें क्या है, अंडे देती है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, आपने इसकी आवाज सुनी होगी, गर्मियों में टुक टुक करती रहती है बसंत गौरी। बात करते हैं दोस्तों गौरैया और कबूतर। गौरैया अपना घोंसला अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे बनाती है। 20 मार्च को क्या होता है, गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो अब आपको बताना है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या है, जल दिवस मनाया जाता है। और जो कबूतर होता है यह पुराने मकानों या खंडरों में क्या है, अपना घोंसला बनाते हैं। बात करते हैं दोस्तों शक्करखोरा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। शक्करखोरा नामक पक्षी जो होता है वह छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। आपसे पूछा जाएगा लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो आप तुरंत बता दोगे कौन बनाता है। ये आपका कौन बनाता है, शक्करखोरा बनाता है। चलिएगा आगे बढ़ते बात करते हैं कौए की। कौआ के बारे में बात करते हैं। कौआ अपना घोंसला बनाता है, बट उसमें अंडे कौन देती है, कोयल देती है। कौन देती है, कोयल अंडे देती है। कौआ अपने घोंसलों का निर्माण करने के लिए किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली, किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौआ घोंसला बनाता है, और सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चील घोंसला बनाती है। ठीक है दोस्तों, कौए के घोंसले में लोहे के तार और टहनियां होती हैं। कौए की 6 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। कौए की कितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौए के घोंसले में कोयल अंडे देती है, अभी मैंने आपको बताया है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों कोयल की। कोयल भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोयल अपने घोंसले का निर्माण स्वयं नहीं करती, ये कोए के घोंसले में यानी कौवा के घोंसले में क्या है, अंडे देती है। यह कोए के घोंसले में अंडे देती है। कोयल भारत में कई जगह कविताओं में से अच्छा प्रतीक मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी आवाज जो है सुरीली होती है। कोयल या कोकिला कुक्कू कुल की पक्षी है। ठीक है, अब आपको बताना है स्वर की कोकिला किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बात करते हैं दोस्तों शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग की बात करें दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी को क्या है, शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ी पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग। जमीन में गड्ढा खोदकर घोंसले का निर्माण करता है। जमीन में गड्ढा खोद देता है भाई साहब, और उसमें घोंसले का निर्माण करता है, और अंडे भी वहीं देता है। आवश्यकता पड़ने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर भाग जाएगा ये, इतनी इसकी क्या है, स्पीड है अधिकतम। बात करते हैं दोस्तों दार्जिन चिड़िया की। 2 पत्तों को आपस में सिलकर, 2 पत्ते होंगे, जैसे कि ये आपका पत्ता है, देखिएगा एक ये पत्ता हो गया और एक और पत्ता और आ गया। इनको क्या करेगा, इनको ये सिलेगी, और सिलने के बाद में घोंसला का निर्माण करेगी, और उसी में क्या है, अंडे देती है। दर्जन चिड़िया को उसका नाम उसकी घोंसला बुनने की खास कला के कारण मिला है। दर्जन का मतलब क्या होता है, टेलर। क्या होता है, टेलर ही तो होता है। इसको क्यों बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं ताकि 2 पत्तों को सिल देती है और उसका घोंसला बनाकर उसमें अंडे देती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उल्लू की। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू को दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यह अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है, मैंने बताया था 270 डिग्री। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। बात करते हैं दोस्तों कलचिड़ी की। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कलचिड़ी की बात करते हैं दोस्तों तो कलचिड़ी को क्या बोलते हैं, इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। नामक पक्षी अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह में बनाती है। यानी जमीन पे कहीं पे भी पत्थर पड़े होंगे और उनके बीच में क्या है, यह अपना घोंसला बनाकर अंडे दे देती है, और उसी में अंडे देती है। यह अपने घोंसले का निर्माण टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई आदि से करती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों मनुष्य के घरों में रहने वाले जो भी जीव हैं, जंतु हैं, वो क्या है। देखो कुत्ता भी रहता है, बिल्ली भी रहती है, छिपकली भी रहता है,
मच्छर भी रहता है, मकड़ी भी रहता है, चूहा और चींटी। लाल चींटी की चटनी की बात करें दोस्तों, लाल चींटी की चटनी ये कहाँ खाई जाती है? ये आपकी छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में खाई जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। छिपकली जो है ये 6 महीने तक गायब हो जाती है, 6 महीने तक आती है। गायब का मतलब यह क्या है? ये क्या है? समय समय पर आती है। ठीक है दोस्तों। बात कर चूहे के दांत जो है, इसके दांत जो है, चूहा हुआ, गिलहरी हुई, गिलहरी हुई, इनके दांत जो है हमेशा बढ़ते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, हमेशा बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों जंगल में रहने वाले, जंगल में रहने वाले कुछ जीव। अब जंगल में जो जो जीव रहते हैं आप जानते हो, शेर रहता है, हाथी रहता है, इसको विरासत पशु कहते हैं। क्या बोलते हैं? विरासत पशु कहते हैं। ठीक है। शेर की बात करते हैं दोस्तों, शेर की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर से हमें सुनाई दे जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। गैंडे की बात करते हैं, एक सींग का गेंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग का गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाघ की बात करते हैं, 29 जुलाई को क्या है? बाघ दिवस मनाया जाता है। चिंपैंजी है, मोर है, तेंदुआ है और लकड़बग्गा आदि, ये सारी क्या है? जंगली जीव हैं। बात करते हैं दोस्तों पेड़ पे रहने वाले जीव। पेड़ पे रहने वाले जैसे बंदर रहता है, स्लॉथ की बात करते हैं। सीटेट का फेवरेट प्रश्न यहीं से आता है, स्लॉथ से। ये क्या है? पेड़ से लटककर 17 घंटे तक सोता है, हफ्ते में एक बार मलमूत्र के लिए नीचे उतरता है। यह एक अच्छा तैराक भी है। इसकी आयु 40 वर्ष है और 40 वर्षों में ये केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है दोस्तों। लंगूर है, पांडा है, विभिन्न प्रकार के पक्षी, ये सारे कहाँ हैं? पेड़ पर रहने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों पानी में रहने वाले। पानी में मछली रहती है, ये अपनी सांस कहां से लेती है? गलफड़ों के द्वारा लेती हैं, चाहे वेल हो, डॉल्फिन हो। मगरमच्छ की बात करते हैं दोस्तों, मगरमच्छ की बात करते हैं, ये कहाँ है? सांस कहां से लेते हैं? इन कंपन द्वारा सुनते हैं। सांप भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। करैत होता है एक, तो करैत हो गया, अफाई हो गया, अफाई, दुबोइया और नाग, ये 4 प्रकार के जो सांप है ये भारत में पाए जाते हैं। बतख है, मेंढक है और कछुआ है। कछुआ जो है सरीसृप प्रजाति का है। कैसे जीव है? सरीसृप प्रजाति का जीव है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो सभी भाई बहन एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अंत में आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।